आपने कभी सोचा है कि किसी भी कंपनी की माली सेहत का कह लें कि एक्सरे कैसे लिया जा सकता है? आज हम उसी टूल को डीकोड करने वाले हैं, यानी कि बैलेंस शीट। ये एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि कोई कंपनी असल में अंदर से कितनी मजबूत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप किसी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को सिर्फ एक स्नैपशॉट, एक तस्वीर में देख सकें? ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है। इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स के लिए इस सवाल का जवाब लाखों के फैसलों पर असर डालता है। और बैलेंस शीट वही डॉक्यूमेंट है जो एक झलक में कंपनी की माली हकीकत को बिल्कुल सामने ले आती है। चलें इसको खोल के देखते हैं। ठीक है, तो इस सफ़र में हमारे 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फाइनेंशियल स्नैपशॉट आखिर है क्या। फिर इसकी बुनियाद यानी कोर इक्वेशन को समझेंगे। उसके बाद हम कंपनी के असासों और वाजिबात यानी क्या उनका है और क्या उन पर उधार है, इसका जायजा लेंगे। और बिल्कुल आखिर में देखेंगे कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्हीं नंबर्स से कंपनी के मुस्तकबिल का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, राइट? तो इससे पहले कि हम एनालिसिस की गहराई में जाएं, हमें ये समझना होगा कि बैलेंस शीट असल में हमें दिखा क्या रही है। और ये पहला कदम ही सबसे अहम है। तो सीधी सी बात यह है, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक खास वक्त पर, आमतौर पे साल के आखिरी दिन, 3 चीजें बताती है। कंपनी के पास क्या है यानी असासे, कंपनी ने क्या देना है यानी लायबिलिटीज, और फिर बाकी क्या बचता है जो मालिकों का है यानी इक्विटी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये कोई पूरे साल की मूवी नहीं है, ये बिल्कुल एक तस्वीर की तरह है, एक स्नैपशॉट जो ठीक उस एक लम्हे की कहानी बताता है। अब आते हैं उस, कह सकते हैं, जादुई फॉर्मूले पर जो पूरी अकाउंटिंग की दुनिया को आपस में जोड़कर रखता है। ये एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन अरबों डॉलर की कंपनियों का पूरा ढांचा इसी पर खड़ा है। ये रही वो इक्वेशन। असासे बराबर हैं वाजिबात जमा इक्विटी के। बस इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो कुछ भी है वो या तो उधार के पैसों से खरीदा गया है या फिर मालिकों के अपने पैसों से। कोई तीसरा रास्ता नहीं। और इस तराजू को हमेशा हमेशा बराबर रहना होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक तराजू की मिसाल है। इमेजिन करें, एक पलड़े में कंपनी के सारे वसाइल हैं, कैश, बिल्डिंग्स, सब कुछ। और दूसरे पलड़े में उन वसाइल पर दावे हैं यानी क्लेम्स। कुछ दावे बाहर वालों के हैं यानी वाजिबात, और कुछ अंदर वालों के यानी इक्विटी। और रूल ये है कि दोनों पलड़े हमेशा परफेक्ट बैलेंस में होने चाहिए। चलें तो अब इस तराजू के एक पलड़े को जरा करीब से देखते हैं, यानी असासें। आखिर ये हैं क्या? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कंपनी कंट्रोल करती है और जिनसे मुस्तकबिल में कोई ना कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। देखें, असासे सिर्फ कैश ही नहीं होते। इसमें आती हैं चीज़ें जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल, ये वो पैसा है जो कस्टमर्स ने अभी कंपनी को देना है। फिर है इन्वेंटरीज यानी फैक्ट्री या गोदाम में पड़ा हुआ सामान। और तो और गुडविल जैसी चीज़ें भी जो नज़र नहीं आती, लेकिन कंपनी के ब्रांड की वैल्यू भी तो एक असासा ही है ना? लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला है। एक सवाल उठता है, क्या एक 10 साल पुरानी फैक्ट्री की कीमत आज भी वही होगी जिस पर उसे खरीदा गया था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इन सब चीज़ों की वैल्यू कैसे लगाई जाती है? यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बुनियादी तौर पर इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है तारीखी लागत, यानी सीधा सीधा पुरानी रसीद वाली कीमत। ये सिंपल है, इसको वेरीफाई करना आसान है, लेकिन शायद ये आज की हकीकत न बताए। दूसरा तरीका है फेयर वैल्यू, यानी आज मार्केट में इसकी क्या कीमत मिलेगी। ये ज़्यादा मुतालिका है, लेकिन जाहिर है इसका अंदाज़ा लगाना सब्जेक्टिव हो सकता है। और कंपनी इनमें से कौन सा तरीका चुनती है, इससे उनकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर बदल सकती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कंपनी के पास क्या क्या है। अब वक्त है तराजू के दूसरे पड़ले को देखने का। सवाल ये है, ये सब आया कहाँ से? कंपनी के असासों पर आखिर हक किस किस का है? ये दावे या क्लेम्स 2 किस्म के होते हैं। पहले है वाजिबात। ये वो कर्ज है जो कंपनी ने बाहर वालों को, जैसे बैंकों या सप्लायर्स को, वापस करना है। और दूसरा हिस्सा है इक्विटी। ये वो है जो सारे कर्ज उतारने के बाद आखिर में बचता है, और ये असल में मालिकों की अपनी दौलत है। ओके, तो हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको जोड़ने का और एक एनालिस्ट की तरह सोचने का।
अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स को इस्तेमाल करके कंपनी की सेहत के बारे में एक फाइनल वर्डिक्ट, एक फैसला कैसे दिया जाता है। सबसे पहला और फौरी टेस्ट होता है लिक्विडिटी का। बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में इसका मतलब है, क्या कंपनी अगले महीने का किराया और तनख्वाहें दे सकती है? अगर इसका जवाब नहीं है, तो फिर लंबे चौड़े मुस्तकबिल के प्लान्स का कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा टेस्ट है सॉल्वेंसी। ये कंपनी की लंबे अरसे की सेहत को देखता है। क्या कंपनी इतनी फाइनेंशियली स्टेबल है कि वो अपने बड़े बड़े लोन्स चुका सके और आने वाले सालों में मुश्किलात का सामना कर सके? ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। इस समरी पर एक नज़र डालें। करंट रेशो हमें फौरी सेहत का बताता है, यानी लिक्विडिटी, जबकि डेट टू इक्विटी रेशो हमें बताता है कि कंपनी कितना ज़्यादा कर्ज के सहारे चल रही है, यानी सॉल्वेंसी। एक अच्छी स्टेबल कंपनी को इन दोनों में एक अच्छा बैलेंस रखना पड़ता है। चलें, इसको एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों के हालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब देखते हैं कि रेशियोज हमें कैसे बताते हैं कि कौन बेहतर पोजीशन में है। ये चार्ट तो बिल्कुल वाज़ेह है ना? कंपनी ए का बार देखें, कितना ऊंचा है। इसका मतलब है कि उसकी लिक्विडिटी ज़बरदस्त है, कोई फौरी खतरा नहीं। दूसरी तरफ कंपनी बी का बार तो एक से भी नीचे है, और ये एक बहुत बहुत बड़ी रेड फ्लैग, एक खतरे की घंटी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, और ये कोड बहुत अहम है। रेशियोज हमें ये तो बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। ये सिर्फ इशारा देते हैं। एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा क्यों के सवाल के पीछे जाता है। ये नंबर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल आंसर नहीं। और आखिर में ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि बैलेंस शीट तो सिर्फ एक दिन की, एक लम्हे की तस्वीर है। तो क्या ये मुमकिन है कि कंपनियां उस खास दिन के लिए तस्वीर खिंचवाने के लिए पोज कर रही हों, ताकि वो हकीकत से ज्यादा सेहतमंद नजर आए? यही वो सवाल है जो एक आम पढ़ने वाले को एक होशियार, एक समझदार एनालिस्ट से अलग करता है। और यही सवाल हमें हमेशा थोड़ा और गहराई में झांकने पर मजबूर करता है।